हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसका PDF हम बिल्कुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका PDF आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो 2 आबंध होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है, तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो दोनों छोटा टी बौने पौधे को दर्शाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि जब किसी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब किसी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम को हम चाकू से काट सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को भी चाकू से काट सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है, तो नेफ्रॉन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग
पर बनता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन की अभिक्रिया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उपचयन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इन चारों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो सोडियम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रक्त क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रक्त होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है, तो त्वचा से करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है, तो जो लेड होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो चांदी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को हम किस लेंस के द्वारा दूर करते हैं, तो अवतल लेंस के द्वारा दूर करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है, तो इंसुलिन हार्मोन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मीथेन के कितने सहसंयोजक बंधन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मीथेन का कितना सहसंयोजक बंधन होता है, तो मीथेन का 4 सहसंयोजक बंधन होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो ये अवायवीय श्वसन में बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का वृक्क कौन सा कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का वृक्क कौन सा कार्य करता है, तो ये उत्सर्जन का कार्य करता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि किसका उपयोग हम खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते हैं, तो सीएनजी का नहीं करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन गैस होता है और एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो सोचने के लिए उत्तरदायी होता है, शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होता है। तो निर्वात में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो आमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रक्त होता है ये लाल किसके कारण से दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोना ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में नहीं होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वन संपदा का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन एक वन संपदा का उदाहरण है। तो लकड़ी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C12H2211 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C6H12O6 होता है।
तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, यानी इनमें से सभी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वपोषी पोषण किसमें होता है, तो हरे पेड़ पौधों में होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि गंगा सफाई योजना कब शुरू हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा सफाई योजना कब शुरू हुई। तो 1986 में शुरू हुई। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो जाइलम करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत यानी लीवर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि NaOH क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि NaOH क्या है। तो ये 4 है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। तो क्षारीय धातु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर किससे मापा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर किससे मापा जाता है। तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। तो मोसले ने बनाया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया। तो मेंडल ने बनाया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि पीतल उदाहरण है किसका। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किसका उदाहरण है। तो पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। यहाँ पे सी वाला
वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पीतल होता है ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है, तो कैरेट में की जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है और इसमें द्विखंडन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन सा है, तो मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि तिलचट्टा किस अंग से श्वसन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि तिलचट्टा किस अंग से श्वसन करता है, तो ये त्वचा से करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि पारे का अयस्क निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि पारे का अयस्क कौन सा है, तो पारे का अयस्क सीने बार होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रबल अम्ल है, तो H2SO4 प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है, यानी सभी प्रबल अम्ल है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, तो 50 हर्ट्ज है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67
67 नंबर प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी किसका भाग होता है तो जो ग्रहणी होता है ये छोटी आंत का भाग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं तो पत्तियों में पाई जाती हैं। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं ये हरी दिखाई देती हैं तो किसके कारण से दिखाई देती हैं तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है तो अर्धपरागम्य झिल्ली है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है तो पत्तियों में संचित रहता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं तो जाइगोट कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिचरण तंत्र किस में पाया जाता है तो कॉकरोच में पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है तो बेरी रोग होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विटामिन ए के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है तो रतौंधी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान हो जाता है तो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो कूलाम्ब होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और कूलाम्ब को सी से सूचित करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश
किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में ईंधन का रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सोना पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्पादक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उत्पादक है, तो जो घास होता है ये उत्पादक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस में घुलता है, तो सोना अम्लराज में घुलता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर
नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, तो तंत्रिका और रसायन दोनों करते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है, तो एथिलीन का किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सिन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है एब्सिसिक, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन्स। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। अब इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आज क्लास, तो लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे बस आपको आज क्लास लिख के सर्च कर देना है। और जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा यहाँ पे आज क्लास लिखा हुआ आ जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, तो टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आज की यहाँ पे देखिए टेस्ट चल रहा है सभी विषयों का, तो यहाँ पे आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे 19 फरवरी के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न का टेस्ट है। यहाँ पे 18 फरवरी के लिए साइंस के लिए टेस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग 17 फरवरी का मैथ के लिए टेस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट टेस्ट दीजिए और अपना जो आपका तैयारी हुआ है उसको जांचिए। तो टेस्ट देना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, टेस्ट आप लोग दीजिए। और यहाँ पे आप लोग डाउनलोड पीडीएफ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सभी विषयों का। और यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी विषयों का यहाँ पे पीडीएफ दे चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे देखिए वो हम लेटेस्ट जो न्यूज़ होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अगर इसके बारे में आपको पता करना है तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।